माय डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी, उसके आपको फाइनल एग्जाम के लिए सिर्फ 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और वो 30 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर अपने चैनल के थ्रू पढ़ाऊंगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी रियल नंबर की कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है, स्टेटमेंट सम आता है कि सर इसमें हम एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में मैं स्पेशली इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूँ। जो मैंने यहाँ पे रियल नंबर के 30 क्वेश्चन से सिलेक्ट किए हैं, उन 30 में से लगभग 50% क्वेश्चन मैंने वर्ड प्रॉब्लम ही ली हैं, स्टेटमेंट सम ही ली हैं। एकदम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि स्टेटमेंट पढ़ के कैसे हम पता लगाएं कि यार इसमें एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा। बहुत से बच्चे दोनों निकाल के आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई मार्क्स कट जाता है। उस क्वेश्चन मानो 3 मार्क्स का आया तो 1 नंबर फिर कट जाता है। उसका रीज़न क्या है कि उसी क्वेश्चन में फर्दर कुछ हमें डिवीज़न करनी होती है। मानो एचसीएफ निकाला, फिर एचसीएफ से हमें डिवाइड भी करना होता है जो नंबर हमें दिए होते हैं। तो डिवीज़न करना भूल जाते हैं, जहाँ हमें क्वेश्चन में समझ में नहीं आता कि हमें डिवाइड करना भी था या नहीं। तो आज के लेक्चर में वैसे क्वेश्चंस भी कवर होंगे जिसमें आप सीखोगे कि एचसीएफ या एलसीएम निकालने के बाद फर्दर डिवीजन कब करनी होती है और कब नहीं करनी होती। इज इट क्लियर? रियल नंबर चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा लेंथी चैप्टर है, स्टेटमेंट समरी उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेटेज के हिसाब से अगर हम देखें, क्वाड्रेटिक और रियल नंबर दोनों का जो वेटेज है फाइनल एग्जाम में लगभग सेम ही है। लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक 6 मार्क्स का आया था और रियल नंबर भी 6 मार्क्स का आया था लास्ट ईयर। तो अभी जो आपका फाइनल होने वाला है तो लगभग यही वेटेज रहेगा। अगर डिफरेंस हुआ भी 1 नंबर का हो सकता है। तो मेरे बच्चे, यहाँ तक हमारा कल तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2 लेक्चर मैं रियल नंबर के दूंगा, जो 30 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं लगभग आधे आज कवर कर दूंगा और आधे कल वाले लेक्चर में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 10 चैप्टर हमारे हो जाएंगे, फिर हमारे ये 4 चैप्टर्स बच जाएंगे। रियल नंबर, प्रोबेबिलिटी, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये, तो इन पे मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा और बहुत बढ़िया तरीके से इनको समझाऊंगा ताकि इनके जो 15 मार्क्स हैं वो आपके कहीं ना जाए। ठीक है, यही 2 चैप्टर्स हैं जो आपको फाइनल में थोड़ा सा तंग करेंगे। क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट जितने क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करूंगा अगर वो आप परफेक्ट कर लेते हैं तो इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हम रियल नंबर की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझो कि इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक्स मेनली सीबीएसई कहती है बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए। नंबर 1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, एंड सेकंड इज रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। 2 मेन टॉपिक्स हैं, लेकिन इनके अंडर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इरेशनल जो हमारा टॉपिक है ये वाला, इसमें तो फेमस क्वेश्चन आपका जो है √3 इज इरेशनल, ये प्रूव करो। 2 + 3 √2 इसको इरेशनल करो, जहाँ फिर √2 + √5 ऐसा आ जाता है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं, बट आज ये टॉपिक हम नहीं, कल हम ये टॉपिक कवर करेंगे इरेशनलिटी। आज हम बात करेंगे इस पे और एचसीएफ एलसीएम से हम कैसे वर्ड प्रॉब्लम को देखें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका एक चीज का ध्यान रखना, इसकी स्टेटमेंट कई बार आ जाती है 2 नंबर में और प्लस नीचे कोई क्वेश्चन दिया होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को याद करके जाना। जैसे ट्राइंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, राइट, तो उसका स्टेटमेंट पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो रियल नंबर में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये स्टेटमेंट आपको याद कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेटमेंट को रीड करता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ, आप मेरे साथ याद भी कर सकते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर। अब बोलो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं होते, जिनके फैक्टर्स हो जाते हैं। तो ये कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ऑफ कोर्स यार, वो प्राइम नहीं है तो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं, और जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम्स होते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब अगर किसी नंबर, मानो ये 6 है, ये कंपोजिट नंबर है, राइट, अब तुम इसकी फैक्टराइजेशन करो तो ये हुआ 2 × 3 हो गया, तो इसमें 2 प्राइम आए। तो स्टेटमेंट हम कैसे समझ सकते हैं, कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिया।
एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब 2 इंटू 3 ही है 6 के लिए, 2 इंटू 3 ही है जो 6 बनाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 इंटू 11 करो तो वो भी 6 बनाएगा। तो ये यूनिक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। तो 6 में यही दो प्राइम आएंगे, कोई और नहीं आते। तो यूनिक का ये मतलब है। आगे लिखता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, मतलब 2 इंटू 3 लिखो या फिर 3 इंटू 2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर डजंट मैटर। तो स्टेटमेंट को यू कैन लर्न। क्या लिखा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द प्राइम्स। दैट्स ऑल। बस ऐसे याद कर लेना है। इज इट क्लियर? चलिए, ये थ्योरम जरूर आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ये आज हम कवर नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ लेना है, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, क्योंकि आज के जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो एचसीएफ एलसीएम में हैं, तो आपको पता होना चाहिए एचसीएम कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से पढ़ो, आपकी बुक में ये सब लिखा हुआ है इन डिटेल। मैं आपको यहाँ अपनी भाषा में समझाता हूँ। व्हाट इज एचसीएफ, पढ़ो। अच्छा, फुल फॉर्म एचसीएफ की पता है ना? कई बार हो सकता है एमसीक्यू ना जाए। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बहुत सारे नंबर है, उनमें जो कॉमन वाला हाईएस्ट वाला दैट इज एचसीएफ। इसको जीसीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा डिवाइजर। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म यू मस्ट नो। ओके, नाउ व्हाट इज एचसीएफ? व्हाट इज एचसीएफ? यू कैन रीड दिस, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। अब इस स्टेटमेंट को मैं यहां समझाता हूं। एलसीएम में देखो, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। इन दोनों स्टेटमेंट में दो चीजें आपने नोट करनी है। एचसीएफ में कॉमन वर्ड यूज होता है, देखो कॉमन वर्ड आया है, कॉमन वर्ड यूज होता है। लेकिन एलसीएम में कॉमन वर्ड यूज नहीं होता है। यहां इसकी स्टेटमेंट में देयर इज नो कॉमन, कॉमन कहीं नहीं लिखा हुआ। कॉमन मतलब क्या लेना है हमको, कौन से नंबर लेने होते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें सभी लेने होते हैं, यहां कॉमन नहीं लिखा हुआ। दूसरी चीज, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, यहां स्मॉलेस्ट वर्ड है और यहां पर ग्रेटेस्ट वर्ड। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर एंड कॉमन प्राइम, याद हो गया। एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर ऑल प्राइम्स, कॉमन तो लेने ही, ऑल प्राइम सभी प्राइम लेने एलसीएम में। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे बच्चे, लेटर सपोज आपके पास कोई नंबर है एक्स, और साथ में ये भी नोट रखना, ये फॉर्मूला एचसीएफ और एलसीएम, दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम, उसका जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, एंड दिस इज वैलिड फॉर ओनली 2 नंबर्स। अगर 3 नंबर्स पे अप्लाई करोगे तो गलत आएगा, ठीक है। 3 नंबर्स पे भी फॉर्मूला होता है, दैट इज नॉट इन सिलेबस, उसको आपने करना नहीं, अभी दिया हुआ आपकी बुक में समरी में। आपको 2 नंबर के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, 3 नंबर के लिए फॉर्मूला नहीं होता। क्लियर है? अब मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम सिखाता हूं, इसको अच्छे से समझ जाओ, माइंड में फिट कर लो, एकदम सभी क्वेश्चन आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन कब निकालते हैं वो दिक्कत रहती है वही आज मैं यहां पे कवर करने आया। एक्स, इसके कोई नंबर है, ये कोई नंबर है कंपोजिट नंबर, इसके आपने फैक्टर्स बना दी। इसके फैक्टर में आया 2, 3, 5 और 11, ठीक है। ये 4 प्राइम आए, इनकी कुछ मैं पावर्स भी रख लेता हूँ। इसमें 2 आ गया, और 3 का 1 ही रखते हैं, इसमें 4 आ गया, इसमें 3 आ गया। हमने y को लिया, इसके भी प्राइम फैक्टरेशन की, इसमें 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 7 आ गया, और इसमें 11 की पावर 2 आ गई। तो बहुत सारे नंबर्स अभी आपको मिलने वाले हैं जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। इसी तरह से प्राइम फैक्टरेशन आपको कर लेनी है, जो भी नंबर होगा दैट यू कैन डू, 10th क्लास में हो, प्राइम नंबर्स की फैक्टरेशन, नंबर की फैक्टरेशन कैसे करते हैं वो आप कर लेंगे, ऐसे आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे इसको सर्कल वर्कल करते रहते हैं। कुछ सर्कल नहीं करना मेरे बच्चे, कुछ सर्कल करने की जरूरत नहीं, आप इन स्टेटमेंट्स पे ध्यान दो। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ध्यान दो, एचसीएफ कॉमन प्राइम, पहले कॉमन प्राइम लिख लो,
पावर्स आपने बना लेनी, इसको ऐसे नहीं लिखना 2 × 2 ऐसे मत लिखना, कंफ्यूजन होती कई बार। तो आपने पावर्स बना लेनी, जैसे 5 आ गया 5 5 5 5 4 बार आ गया, पावर में लिखो उसको, 5 5 5 4 बार मत लिखो, ठीक है। तो आपने ऐसे लिख दिया HCF, क्या बोला उसने, कॉमन प्राइम। कॉमन प्राइम उठाओ, जो इसमें भी और इसमें भी आपको प्राइम नंबर दिख रहा है वो उठाओ। सर जी 2 दिख रहा है, 2 लिख दिया, क्लियर। सर 3 दिख रहा है, 3 लिख दिया, ओके। सर 5 है कॉमन, नो। 11 है, या 11 है, 11। 7 है, नो। तो जो कॉमन वाले दिख रहे थे वो लिख दिए। तो पहली हमारी लाइन कवर हो गई कि कॉमन प्राइम उठानी, लेकिन कॉमन प्राइम पे जो पावर्स लगानी है वो स्मॉलेस्ट वाली लगानी है। यानी इधर 2 जो लिखा आपने वो यहां भी था, यहां भी था, तभी तो लिखा ना कॉमन था। अब इन दोनों में छोटी पावर कहां थी, यहां थी, तो इसके ऊपर 1 आएगा। ऐसी जब आपने 3 लिखा, यहां भी था 3 था, यहां भी, दोनों की पावर सेम है तो एक ही पावर आ जाएगी इसकी। अब जब आपने 11 लिखा, 11 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ कितनी है 2, तो छोटी पावर लिखनी है HCF के केस में, तो इसके ऊपर 2 आ जाएगा। दैट्स ऑल, बस ऐसे आपको HCF निकालना है। बाकी इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा दैट यू कैन डू, 2 3 6, 11 का 121 होता है, आगे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? आई होप HCF निकाल लोगे। अब बात करते हैं LCM की। मेरे बच्चे LCM तो बहुत आसान है, LCM तो बहुत आसान है। सारे प्राइम नंबर लिख लेने, जितने भी प्राइम है सारे प्राइम नंबर लिख लेने, ऊपर वाले के नीचे वाले के सबके प्राइम नंबर लिख लेने। पहले ऊपर वाले के सब उतार देने, 2 3 5 11, सारे प्राइम नंबर लिख दिए। इसमें देखो कोई बच तो नहीं गया, जैसे 2 3 5 11 लिख दिए, यहाँ 2 3 11 आगे 7 बच गया, तो इसको लिख लेना, ठीक है। कॉमन वाले तो लिखने ही है, जो अनकॉमन है वो भी लिख लेना, लिख दिए। अब इनके ऊपर जो पावर्स आएंगी वो कौन सी आएंगी, ग्रेटेस्ट पावर, यानी इससे और इससे जो ग्रेटेस्ट पावर है वो आई। अब बोलो ग्रेटेस्ट पावर, सर इधर 2 था, पावर 2 आई। सर इसका तो ये तो 1 ही रहेगा। 7 7 तो आ गया एक ही बार, 5 सर इसका आएगा 4, सर 11 की पावर 3 आई। मेरे बच्चे इसका आगे जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। ऐसे ही आपको HCF और LCM निकालना है, वेरी इजी। ये है कॉन्सेप्ट, और इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे कल वाले लेक्चर में आपको मिलेंगे, लेकिन आज हम मेनली वर्ड प्रॉब्लम कवर करेंगे। उसमें HCF LCM निकालना होता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ये 2 नंबर है, ये इनका HCF, ये इनका LCM। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। मेरे प्यारे दुलारे बच्चों ध्यान से समझना, और आपको मेरी कंडीशन तो पता ही है, नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम को मेरे साथ प्रैक्टिस करो। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके लिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम की। किसकी बात करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम की, वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे। ये आ गई फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। 18 to 30, 30 तक जाएंगे, 18 से 30, काउंट कर लो कितने क्वेश्चंस बनते। दिस इज फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। यहां पे जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आप कभी नहीं भूलोगे कि कब HCF निकालते हैं और कब LCM निकालते हैं। बस सोचना, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। कोई आपने मिनिमम जब मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपने बस थोड़ा सा सोचना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 round of the field। सोनिया सर्कुलर पाथ में घूमती है, ये सर्कुलर पाथ आ गया। एस फॉर सोनिया, ये है सोनिया। सोनिया यहां से चलती है और पूरा जो राउंड है वो कितने मिनट में लगाती है, 18 मिनट्स में लगाती है, 18 मिनट्स में लगाती है, ये दिया हो। 18 मिनट लग जाते हैं सोनिया को पूरा राउंड लगाने में, 18 मिनट्स। अब बात करते हैं रवि। अरे वाह, रवि आ गया। टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि सोनिया से थोड़ा फास्ट भागता है, वो भी मानो इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, रवि इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और वो ये पूरा राउंड 12 मिनट्स में कवर कर लेता है। अब ये पूछ रहा है सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट हुए एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलो। मानो इधर कोई भागे, ऐसे ऐसे भागे 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 भागे, पूरा राउंड लगा रहे,
बोलो आगे कौन होगा, आगे कौन होगा, आगे रवि होगा, वो फास्ट भागता है, पीछे सोनिया सोनिया चल रही होगी, वो 18 मिनट्स लेती है, रवि 12 मिनट में इसको कवर कर जाता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। अब उसका देखो पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर के बाद, कितने मिनट के बाद वो वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, वापस इस पॉइंट पे आ जाएंगे, वापस इस पॉइंट पे आ जाएंगे, कितनी देर के बाद आएंगे। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको एग्जाम में 100% क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन रियल नंबर का है, इसमें एचसीएफ या एलसीएम निकलेगा। अब हमें यहां पर कंफ्यूजन हो रही है कि सर एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। अब आपको मेन पॉइंट समझना है जो मैं समझाने वाला हूं कि आपको सोचना क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, जो सिचुएशन हमें दे रखी होती है ना कि वो कितनी देर के बाद मिलेंगे, इसी को थोड़ा सा सोचो। सोचना कैसे है मैं आपको एचसीएफ निकाल के बताता हूं, फिर उस पर आपको सोचने के लिए बोलता हूं। ध्यान से समझिए, मेरे पास यहां पर नंबर है 18 और 12। आप एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट सम है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको भी झाड़नी पड़ेगी। 18 की प्राइम फैक्टरेशन कीजिए, मैंने किया तो 18 होता है 9 2 ज़ा 18, तो बन गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर। फिर मैंने किया 12, फिर मैंने किया 12 होता है 4 इंटू 3, ठीक है। मानो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकाला, तो मैंने पहले एचसीएफ के बारे में सोचा, तो मैंने एचसीएफ निकाला। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, जब आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाएगा ना कि ये मतलब क्या हो गया इस चीज का, आप सारी वर्ड प्रॉब्लम खुद बना लोगे। अब जब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आएगी ना, वीडियो पॉज कर लेना, आप खुद ही पता चल जाएगा आपको कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। अब ध्यान से समझो, मैं इसमें इसका एचसीएफ निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? एचसीएफ निकाल रहा हूँ। चलिए एचसीएफ कितना होता है, अब ये भी सिखाया, अब ये भी सिखाया, अब ये भी सिखाया। कॉमन 2, कॉमन 3, लोएस्ट पावर दोनों की 1 इंटू 6। अगर मैं इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालता हूं तो मेरे पास 6 आ रहा है, यानी टाइम का निकाला तो 6 मिनट्स आ रहा है। अब आप ये सोचो कि अगर आप बोलते हो कि रवि और सोनिया वापस इसी पॉइंट पर राउंड लगाने के बाद 6 मिनट में आ जाएंगे, उसी पोजीशन पर 6 मिनट में वापस आ जाएंगे दोनों एक साथ, इज इट पॉसिबल? सोचो, तो आप खुद ही सोच पाएंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो सोनिया है वो, उसको तो 18 मिनट्स लगते हैं, तो 6 मिनट में वापस कैसे आएगी वहां पर? और रवि को भी 12 मिनट्स लग जाते हैं, तो वापस वो 12 मिनट्स में 6 मिनट्स में कैसे आएगा? नॉट पॉसिबल। तो इट इज वेरी क्लियर कि यहां पर आपको एचसीएफ नहीं निकालना है, सेंस ही नहीं बन रही है, क्योंकि 6 मिनट बोलोगे तो बोलो 6 मिनट में आ रहे, नहीं आ सकते। ऐसे तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये सोच बन जाएगी आपकी, थोड़ी सी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी, जो क्वेश्चन में सिलेक्ट किए इसी में से फाइनल में तुम्हारा बन जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। अब यहां पर ये तो मैंने पूरा डिटेलिंग बता दी कि ऐसे एचसीएफ निकाल के तुम जज कर सकते हो। अब यहां पर एक फंडा और होता है, देखो ये नंबर है 18 और ये नंबर है 12। अब ध्यान से समझना, जो मेन कोर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये नंबर है 18, ये नंबर है 12, दोनों का पता नहीं चल रहा एचसीएफ निकालना या एलसीएम निकालना। तो तुमने सिचुएशन पढ़ी कि मुझे वापस उसी पॉइंट पर आना है, तो मुझे कितना समय लगेगा, तो तुम ये सोचो क्या तुम 18 या 12 मिनट उससे कम समय में आ पाओगे? तो तुम खुद ही सोच पाओगे यार रवि और सोनिया है, क्या वो दोनों वापस 18 मिनट में आ पाएंगे? तो तुम बोलोगे यार रवि तो आगे निकल गया होगा, क्योंकि वो 12 मिनट में फर्स्ट राउंड लगा चुका होगा, वो तो आगे चला गया होगा, क्योंकि एक ही टाइम पे वापस आना है। जहां फिर तुम रवि के बारे में सोचोगे क्या वो वापस 12 मिनट से कम समय में आ पाएगा? तो तुम सोचोगे नहीं आ पाएगा। यानी ये जो नंबर दिए हुए हैं, अगर जो फाइंड करना है वो इन नंबर से बड़ा है, तो तुम्हें हमेशा एलसीएम निकालना होता है। तो तुम यहां समझ पा रहे हो कि 12 और 18 से तुम्हें जो आंसर चाहिए इससे बड़ा होना चाहिए, छोटे आंसर से तो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि 12 या 18 मिनट के अंदर वो नहीं मिल पाएंगे, जब 12 और 18 से कम समय में उस पॉइंट पे वापस नहीं आ पाएंगे एक साथ। तो तुम सोच पा रहे हो कि इन दोनों नंबर से तुम्हें कोई बड़ी चीज निकालनी है, बहुत बड़ा टाइम चाहिए। तो जब जो नंबर दिए होते हैं उससे कोई बड़ी चीज निकालनी है तो तुम्हें एलसीएम निकालना होता है, और जब उससे छोटी चीज निकालनी है तो तुम्हें
HCF निकालना होता है ठीक है, तो तुम्हें और भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो तुम्हें पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सर जी आप क्या बोल रहे हैं। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में तुम्हें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या बोला, राइट ऑल द प्राइम, सारे प्राइम लिखने, ग्रेटेस्ट पावर, इसकी ग्रेटेस्ट ये है, इसकी ग्रेटेस्ट 4 और ये 9, 36 मिनट्स। तो एंड में आपने थोड़ा इंग्लिश में लिखना है, तो ये लिखा हुआ है, लिखा ना आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो आप लिखना आफ्टर 36 मिनट्स विल दे मीट, दे विल मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। इंग्लिश में ही आंसर देना है क्योंकि इंग्लिश में पूछा हुआ, क्लियर है। एक वर्ड प्रॉब्लम से अगर समझ में आ गई तो आने वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है अपने आप कर जाओगे। एंड डिवीजन कब करनी है वो भी अभी समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर मैंने नंबर्स की फैक्टरेशन पहले कर दी है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, लेकिन आप इसको कॉपी ना करें, आप ट्राई करें फैक्टरेशन कैसे हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर स्वीट सैलड है, 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है, ठीक है। पानी तो नहीं आ रहा मुंह में जाओ यार थोड़ा मीठा खाओ, मजा आएगा क्वेश्चन करने। 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and the same type and they take up the least area of the tray. What is the minimum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? अब क्वेश्चन का इंग्लिश पढ़ लिया, 10th क्लास में हो, इंग्लिश अच्छी ही है आपकी, समझ में आ गया। मानो नहीं समझ आ गया तो मैं देसी भाषा में समझाता हूँ। क्या इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि आपके पास इतने पीस बर्फी के हैं काजू वाली और इतने हैं बादाम वाली बर्फी, तो तुम्हें एक ट्रे में इनको कॉलम वाइज या रो वाइज लगाना है, ठीक है। तो मिनिमम एरिया चाहिए ट्रे का। तुम बस इतनी सी बात सोचो, इतनी सी बात सोचो कि अगर मैं 420 और 130 का एलसीएम लेता हूं तो वो इन दोनों नंबर से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? ऑफ कोर्स तुम्हें पता है इन दोनों नंबर से बड़ा आएगा, क्योंकि एलसीएम इन दोनों नंबर से बड़ा होता है। जिन दोनों नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो तो जो एलसीएम होता है इन दोनों नंबर से बड़ा ही नंबर होता है। तो 420 और 130 का जो एलसीएम होगा वो इनसे बड़ा नंबर होगा। अब इनसे बड़ा 420 से बड़ा, तो क्या तुम उस ट्रे में 420 स्टैक लगाओगे? नो, सामने समझ आ रहा है, नहीं सर इतने स्टैक थोड़े लग जाएंगे। तो मेरे बच्चे यहां पे जो चीज आपको फाइंड करनी है स्टैक्स मिनिमम एरिया के लिए, तो तुम्हें इन दोनों नंबर से वो छोटी ही चीज होगी, दैट्स ऑल। तो तुम्हें यहां पर एचसीएफ निकालना है। तो मेरे बच्चे एचसीएफ निकालना, अब निकालोगे एचसीएफ। प्राइम कॉमन 2 है, 3 नहीं, 3 नहीं है, 2 है, 5 है, दैट्स ऑल। 2 की पावर 1, 5 की पावर 10, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। और देख लेना कॉमन तो नहीं कुछ, 2 5, दैट्स ऑल। फैक्टरेशन देख लेना, कहीं गलती होगी तो ठीक कर लेना। एचसीएफ निकालना, 10-10 के स्टैक लग जाएंगे, मिनिमम एरिया उस ट्रे में चाहिए हमें, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। A merchant has 120 liters of oil of one kind and 180 liters of another kind, 240 liters of third kind. ऑयल के टैंकर है, इतने इतने लीटर। He wants to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in tins of equal capacity. देखो उसके बाद जो ऑयल है ना, वो ऑयल टिन में भर के, छोटे छोटे टिन में भर के उसको बेचना चाहता है। जैसे आप रिफाइंड ऑयल का कोई टिन खरीद लेते हो, है ना, ऐसे टिन में भर के ऑयल बेचना चाहता है, ठीक है। स्टोरी समझ आ गई? आगे मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आपको पहले ही समझ आ गया क्या? एचसीएम निकालना है, एलसीएम देखो यहाँ पर, व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच टिन। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं 120, 180 और 240 का एलसीएम निकालता हूं, क्या निकालता हूं? एलसीएम, तो क्या होगा? वो इन तीनों से बड़ा आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो क्या उतनी क्वांटिटी का टिन में लेके जाऊंगा मार्केट में सेल करने? नो, ये कॉमन सेंस यहां से दिख रहा है। तो जो चीज आपको फाइंड करनी है वो ऑफ कोर्स
ये जो ऑयल 120 लीटर जो ऑयल है ये भरा जाएगा अलग अलग टिन में, तो 120 से छोटी कैपेसिटी का वो टिन होगा, उसका वॉल्यूम जो होगा, तो इसलिए जो फाइंड करना है वो इन तीनों से छोटा नंबर होगा। तो छोटा नंबर होगा तो क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना, दैट्स ऑल। तो निकाल दो इसका HCF, बस यही बचे समझना आपको, ठीक है। कॉमन इसका 2 है, कॉमन इसका 3 है, कॉमन इसका 5 है। छोटी पावर डालेंगे इस पे 2, इस पे छोटी पावर डालेंगे 1, इस पे डालेंगे, बस इसको आगे आपने मल्टीप्लाई कर देना। इसमें आगे डिवीजन वगैरह कुछ नहीं, अब डिवीजन आएगी तो मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 21, वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रैफिक लाइट्स तो आपने देखी होंगी, रेड हो जाती है, फिर ग्रीन हो जाती है, येलो भी हो जाती है, ठीक है। वैसे ही कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स हैं यहाँ पर। ट्रैफिक लाइट्स 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 820। तीनों एक साथ चेंज हो गई, यानी मानो ग्रीन हो गई, रेड थी पहले, फिर तीनों ग्रीन हो गई, एक साथ ग्रीन हुई, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, तीनों एक साथ ग्रीन हो गई। कितने बजे हुई, 8:20 पर। क्वेश्चन है व्हेन दे विल अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, यानी फिर से कितने बजे या कितनी देर के बाद। हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सर टाइम निकाल के आ जाए, या वो मतलब मिनट्स वगैरह निकाल के आ जाए, या फिर आपको एग्जैक्ट टाइम देना पड़ेगा। देखो व्हेन दे विल अगेन चेंज, हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो आपको टाइम ही मेंशन करना है, तो पहले मिनट या सेकंड्स निकलेंगे, बाद में उसको टाइम आपको दिखा देना है, ठीक है। देखिए अब मुझे बताओ अगर मैं इनका HCF निकालता हूं, HCF तो क्या होगा, वो इन तीनों से छोटा नंबर होगा। छोटा नंबर माने 48 से भी छोटा होगा, जब 48 आ सकता है, अगर 48 ही कॉमन हो, वैसे है नहीं। अगर इन तीनों का HCF निकालता हूं वो 48 से भी छोटा आ रहा है, लेट अस सपोज वो 42 है, लेट अस सपोज, ऐसे ऐसे मान लेते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेट अस सपोज वो 42 है। तो अगर 42 आंसर निकाल के आ जाते हो तो मतलब आप उसको ये बता रहे हो कि 42 सेकंड्स के बाद फिर से एक साथ सिग्नल बदलेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई ये वाला तो सिग्नल 108 सेकंड्स के बाद बदल रहा है, ये वाला 72 तो ये वाला 48, तो 42 सेकंड्स के बाद कैसे बदल सकता है। यानी इन तीनों से अब छोटा नंबर नहीं चाहिए, इन तीनों से बड़ा नंबर चाहिए। वो ज्यादा ही समय होगा जब तीनों एक साथ ब्लिंक करेंगे, एक साथ सिग्नल चेंज करेंगे। जैसे रवि सोनिया वाला था, कम समय में वो मिल नहीं सकते थे, एलसीएम निकाला, जितना टाइम आया उतने टाइम के वापस मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है, राइट ऑल प्राइम 2 3 2 3, दैट्स ऑल। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक करो और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाओ जिनको कंफ्यूजन होती है, जिनको नीड इन लेक्चर्स की, क्योंकि फाइनल आपके आगे बहुत से बच्चे परेशान है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आपको फाइनल में पक्का मिलेगा, ये बता रहा हूं मैं। हाईएस्ट पावर 4, 3 का पावर 3, मल्टीप्लाई करना आगे आपका काम। अच्छा करना ही पड़ेगा मुझे, ये 16 आ गया और ये 3 का 27 आ गया। अच्छा मैं बता देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना आपको, जो नंबर आएगा ना, जो नंबर आएगा वो सेकंड्स होगी। आगे टाइम निकाल लेना, 8:20 है, ठीक है। तो जितने भी सेकंड्स होंगे उसको मिनट में बदलना, 8:20 में उतने मिनट ऐड कर देना, तुम्हारा टाइम निकल के आ जाएगा। अब इतना काम तो करोगे यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, इकट्ठे चले, एंड देयर स्टेप्स मेजर, पहले का स्टेप 40 सेंटीमीटर, दूसरे का 42, तीसरे का 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। अब आप खुद सोचो, तुम चल रहे हो, पहला स्टेप चले, फिर दूसरा स्टेप चले, फिर तीसरा स्टेप चले, तो आपका जो स्टेप का साइज है, जैसे इसका 40 है, इसका 42, इसका 45 है, ठीक है। तो जो भी आप स्टेप चल रहे हो, 3 बंदे हैं यहां पर, अगर तुम इन तीनों का HCF निकालते हो तो वो इन तीनों से कम आएगा। तो क्या इन तीनों से कम डिस्टेंस कवर करोगे तुम? नो, कॉमन सेंस है यार,
हमें यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो एक स्टेप भी मिनिमम 40 का है, तो आगे तो तुम थोड़ा बढ़ोगे तब जाके थोड़ा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, तो इससे कम वाला डिस्टेंस थोड़े निकलेगा इस क्वेश्चन में। बस ऐसे सोचने तुम्हें। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में तुम्हें एलसीएम निकालना। ये आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 5, फिर आ गया 7, सारे प्राइम लिख दिए 2 5 3 एंड 7 2 3 5। हाईएस्ट पावर, इसकी पावर 3 और 3 का पावर 2, 5 और 7 का पावर, इसको मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी आएगा सेंटीमीटर, बाद में इसको तुम मीटर में भी बदल सकते हो, उतना डिस्टेंस मिनिमम हम कवर करेंगे विद इक्वल स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसको कर लोगे खुद, बिल्कुल कर लोगे। 6 wells commenced tolling together after that they toll at a time interval of this respectively. In 60 minutes, how many times do they toll together? It's a very important question. अब इस क्वेश्चन में तुम सीखोगे कि एचसीएफ या एलसीएम निकालने के बाद अब मुझे आगे भी कुछ करना है, ठीक है, आगे डिवीजन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है। सबसे पहले एकदम पिक्चर क्लियर है, यहां पर तुम्हें इन नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स का फाइंड क्या करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इन 60 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। 6 वेल्स हैं, टन 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 आवाज आती है, ठीक है जी, घंटी की आवाज तो आई, सबको एक साथ बजा दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 बेल्स आप एक साथ जो है करते हो टॉल एट ए टाइम ऑफ दिस इज सेकेंड्स, ठीक है, नहीं ये 2 सेकंड के बाद चलती है, ये 4 सेकंड के बाद, ये 6 सेकंड, ये 8 सेकंड, ये 10 सेकंड और ये 12 सेकंड्स। अब सोचो कि अगर मैं इनका HCF निकालता हूं तो वो सबसे जो छोटा नंबर है आई थिंक वो 2 ही आ जाएगा। तो क्या ये 2-2 सेकंड्स के बाद बज रही है बार बार? नो 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 नो। तो इसलिए इसको बजने के लिए मिनिमम 4 सेकंड चाहिए, इसको 8, इसको 10, इसको 12, तो इनका एचसीएफ तो यहाँ निकलेगा नहीं क्योंकि वापस उनको रिंग करना है, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर भी आपको एलसीएम निकालना है, क्योंकि जो चीज आपको निकालनी है वो इन सभी नंबर से बड़ा नंबर। तो एलसीएम में क्या बोलते हैं, सारे प्राइम, 2 3, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, और इसके बाद हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर देख लो 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर देख लो, 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1 है, 5 देख लो इसकी पावर 1, तो 2 की पावर 3 इज 8 इंटू 3 इंटू 5, 8 5 जा 40 इंटू 3 120 सेकेंड्स। अभी आपने ये जो टाइम निकाला 120 सेकेंड्स, इसका ये मतलब है कि 120 सेकेंड्स के बाद वो बार बार बजेंगी, ठीक है, एक साथ। क्लियर हो गया? अब ये पूछ रहे हैं कि 60 मिनट्स में हाउ मेनी टाइम्स दे टॉल टुगेदर। 120 का क्या मतलब है, आफ्टर 120 सेकेंड्स दे टॉल टुगेदर। 120 सेकंड हो गए, इकट्ठी बजेगी 6 की 6, फिर 120 सेकंड्स हो गए, इकट्ठी बजेगी सारी। कितनी बार ये ऐसा हो रहा है 60 मिनट्स में? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जितने भी ये मिनट है या जितना भी टाइम है उसको इस टाइम से आप डिवाइड कर देंगे। जब ऐसे कर सकते हैं 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, जब 60 मिनट्स हो जाएं, 60 मिनट्स मतलब इनटू 60 करोगे तो सेकंड्स आ जाएंगे, जब 60 मिनट्स हो जाएं 120 प्लस करके, तो मानो उतनी बार बजेगी। तो ऐसा तुम करोगे नहीं, तो तुम्हें यहाँ पे डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ टाइम्स जो तुम्हें निकालना है, यहां पर तुम्हें क्या करना है, ये जो 60 मिनट्स है इसको 60 से इंटू कर लो। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकंड्स में निकाला है, या फिर इसको भी तुम मिनट में बदल सकते हो, और डिवाइड बाय 120 कर दो, ये कैंसिल ये कैंसिल, 6 से गया 6 दूनी 12, फिर इससे गया 2 30, तो यहां पर आ गया 30। तो 30 टाइम्स, यहां सेकंड्स मत लिखना, ये नंबर ऑफ टाइम्स आपने निकाला, तो 30 टाइम्स दे
टॉल टुगेदर अगेन एंड अगेन आफ्टर 120 सेकेंड्स। क्लियर है? तो यहां तुम इस क्वेश्चन में सीख रहे हो कि आफ्टर HCF या LCM हम आगे डिवाइड कब करते हैं कब नहीं करते, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर क्वेश्चन ही कुछ ऐसी पूछी गई है। इसको तो मिनट में भी बदल सकते हैं, जैसे 120 सेकंड है तो 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है, तो ये 2 मिनट हुए, तो यहाँ पर है 60 मिनट्स, तो 60 को 2 से डिवाइड कर दो तो 30 टाइम्स आ जाएगा, उसको बार बार टॉल करेगी आफ्टर 120 सेकंड आफ्टर 2 मिनट्स। क्लियर है माय डियर? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 alarm clocks ring their alarms at a regular interval of 42 seconds, 50 seconds. They weep together 12 o'clock. At what time they weep again for the first time? सेम क्वेश्चन है जैसे रवि सोनिया वाला था, सेम ही क्वेश्चन है। अब आप इन दोनों का HCF तो निकालोगे नहीं, अगर HCF निकालोगे तो वो 72 जब 50 सेकंड से कम आएगा तो 50 सेकंड से कम में दोनों वापस एक साथ नहीं बज सकती, वो अलार्म नहीं बज सकता, तो इसलिए जो भी तुम्हें निकालना है इसमें एलसीएम निकालना है, इसमें कोई आगे डिवीजन नहीं है, दैट यू कैन डू, एलसीएम निकालो सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक 616 मेंबर्स है, मार्च कर रहे हैं बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32 मेंबर्स। ये आर्मी बैंड के पीछे चल रहे हैं, आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं, परेड चल रही है हमारी, है ना, जय हिंद, परेड चल रही, परेड चल रही। अब क्वेश्चन को समझना है, तुम मुझे मत देखो, क्वेश्चन को समझो कि तुम्हें इन दोनों का HCF निकालना है या LCM निकालना है। पूछा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, मार्च करना है। अगर तुम इन दोनों का LCM निकालते हो तो वो 616 और 32 से बड़ा आएगा, तो 616 से बड़ा आएगा, LCM ऑफ कोर्स बड़ा आएगा, तो क्या उतनी कॉलम्स बना दोगे? नहीं बनाओगे ना, तो 616 से ज्यादा कॉलम्स थोड़े बनेंगी, कॉलम्स तो कम बनेंगी जैसे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। अब आपको जब हम खड़ा करते हैं असेंबली में तो आपकी जो कॉलम्स है कम होती है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उससे कम ही बनती है कॉलम्स की काउंटिंग करें तो इसलिए बच्चे जो नंबर तुमको यहाँ फाइंड करना है, यानी जो भी चीज आपको फाइंड करनी है वो इन दोनों नंबर से कम है, तो इसलिए इन दोनों का HCF निकालना है। तो पहले कॉमन 2, और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो यहाँ पर छोटी पावर 8 कॉलम्स बन जाएंगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being at the same subject. अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सोचो। बहुत से बच्चे यहाँ पर मिनिमम को किसी कॉन्सेप्ट से याद रख लेते हैं कि हमें इसमें HCF या LCM निकालना होता है जब मिनिमम लिखा हो। मेरे बच्चे आपकी बात भी सही है, बट जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अब तुमको जो फाइंड करना है उसमें तुम ये सोचो कि वो इन तीनों नंबर से बड़ी चीज होगी कि छोटी चीज होगी, बस ये सोचो। अब पहले सोचो फाइंड क्या करना है, पढ़ो ना इसमें क्या फाइंड करना है। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए तुम्हें जिसमें इक्वल नंबर ऑफ वहां पर पार्टिसिपेंट्स को रखा जाए, तो तुम्हें रूम्स फाइंड करने हैं कि स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स फाइंड करने हैं, रूम्स फाइंड करने मिनिमम। तो जब मिनिमम रूम होंगे तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स एक रूम में जाने चाहिए, ठीक। तो तुम अगर इन तीनों का LCM निकाल लेते हो, क्या निकालते हो, LCM, तो वो इन तीनों से बड़ा आएगा बड़ा। अब वो 108 से भी बड़ा आएगा, ऑफ कोर्स LCM इन तीनों से बड़ा होगा, तो 108 जो बड़ा नंबर है उससे बड़ा ही होता है, तो 108 से भी एक बड़ा नंबर है, मानो वो 120, तो क्या तुम 120 पार्टिसिपेंट्स एक रूम में रखोगे? नहीं ना रखो, तो सोचना है। रूम्स चाहिए लेकिन रूम्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स रखने, तो ये पार्टिसिपेंट्स का डेटा है, तो तुम निकालोगे तो इसी का ना LCM, तो जो डेटा आएगा उसमें क्या मतलब निकल रहा है कि उनको रूम में बिठाना है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे तुम्हें इनका
HCF निकालना है, HCF कि कितने बंदे जाएंगे, फिर बाद में हम पता करेंगे कि रूम कितने निकलेंगे। ये क्वेश्चन में भी आपको HCF निकालने के बाद कुछ डिवाइड वगैरह देखना है। मेरे बच्चे HCF कितना होएगा, देखो 2 कॉमन, 3 कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है, इन पे छोटी पावर डाल दो, छोटी पावर 2, छोटी पावर 1, 2 का पावर 4, 4 3 12। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 12? क्या ये मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स आ गए? नो नो नो, ये रूम्स नहीं आए। आपने ये बताया कि 12 पार्टिसिपेंट्स एक रूम में जाएंगे, ये बताया आपने अभी तक, क्योंकि ये रूम्स का डेटा नहीं है, ये पार्टिसिपेंट्स का डेटा है। तो पार्टिसिपेंट्स से जो निकल रहा है वो पार्टिसिपेंट्स की ही कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये 12 पार्टिसिपेंट्स है जो रूम में जाएंगे, एक रूम में जाएंगे। अब आपको पता करना है कितने रूम्स होंगे। अब कितने रूम्स होंगे बताओ, नंबर ऑफ रूम्स। तो मेरे बच्चे जितने टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं उसको आप इस नंबर से डिवाइड कर दो कि एक रूम में कितने बंदे जा रहे हैं। तो भैया 60, 84 और 108, इसको तुम 12 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ रूम्स पता चल जाएंगे। क्लियर है? कई बार ऐसा भी पूछा होता है कि हिंदी वाले, जो भी यहाँ दिया है, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले और मैथमेटिक्स वाले अलग अलग बताओ कि कितने कितने रूम्स उनको मिलेंगे। ये तो मैंने टोटल निकाल दिया, ये आप कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ मानो हिंदी वाले पूछें, हिंदी वाले पूछें, तो हिंदी वाले बंदे कितने, 60, तो 60 को 12 से डिवाइड करना है, तो 5 बंदे हिंदी वाले पार्टिसिपेंट्स को चाहिए, 5 रूम्स। और आगे इंग्लिश, इंग्लिश वालों को कितने चाहिए, इंग्लिश वाले कितने, 60, तो 60 बाई 12, 12 5 60, 5 नहीं 60, वो कितना नहीं, ये 60, 84, 84, तो 12 7 7 रूम्स इंग्लिश वालों को चाहिए। मैथ्स वाले कितने, 108, इसको 12 से डिवाइड करो तो 9। तो अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मैथ्स वाले को कितने रूम चाहिए, इंग्लिश वाले को कितने, हिंदी वाले को कितने। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पूछा है नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर ईच रूम हैज द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी चूजन एंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बाद में टोटल ही कर लेना है, ऐसे कर लो या फिर अलग अलग करके टोटल कर लो, सेम ही आंसर आएगा आपका। इज इट क्लियर? देखा कितने प्यारे क्वेश्चन है। हम सीख रहे हैं HCF कब निकालना है, LCM कब निकालना है, डिवाइड कब करना है। तो आगे ये डिवाइड वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। 27th, 3 sets of English, Hindi and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise and height wise of each stack is the same. The number of English books is 96 and the number of Hindi books is 240 and the number of mathematics books is 336. Assuming that books are of the same thickness, determine the number of stacks of English, Hindi and mathematics books. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। सबसे पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ बुक्स को स्टैक करना है, यानी उसका ढेर लगाना है, ऐसा सोच लो आप। बुक के ऊपर बुक ऐसे रखनी है, ठीक है, ऐसा सोचो। तुम मेरी बात सुनो, ये जो 3 नंबर दिए हुए नंबर ऑफ बुक्स है, हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी है, अगर तुम इनका एलसीएम लेते हो तो वो इन 336 से भी बड़ा आएगा। तो क्या एक स्टैक पे 336 बुक्स से भी ज्यादा बुक्स रखोगे? नो, कॉमन सेंस है। तो मेरे बच्चे जो तुम्हें स्टैक्स लगाने इक्वल इक्वल नंबर ऑफ बुक्स के, उसमें इन तीनों का HCF निकले। सबसे छोटा कॉमन 2 3, और कोई कॉमन नहीं, छोटी पावर इसकी 4, इसकी 1, 2 का पावर 4 16 3 48, तो 48 स्टैक्स लगेंगे। अब इसमें फर्दर क्वेश्चनिंग क्या पूछी हुई है कि आपको अलग अलग बुक्स का निकालना है, इंग्लिश का, हिंदी का और मैथमेटिक्स का। तो मेरे बच्चे यहाँ पर तुम्हें बस डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्टैक्स को ढूंढने के लिए। तो इंग्लिश के कितने बनेंगे, तो इंग्लिश वाले कितने हैं 96, इसको तुमने 48 से डिवाइड कर देना, डिवाइड तुम कर सकते हो। उसके बाद और कौन है, इंग्लिश हो गया, हिंदी 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 वाले कितने, हिंदी वाले तुम्हारे हैं 240, इसको तुम्हें 48 से डिवाइड कर देना है, अलग अलग निकालना है इसमें, ठीक है, अलग अलग पूछा हुआ है। और मैथ वाले कितने 336, इसको 48 से डिवाइड करना। तो देखा आपने कब हमें डिवाइड करना और कब नहीं करना है, सब यहां पर आपको सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी ही सेक्शन है ये, आप 10th में हो, मानो 10th की 2 सेक्शन है, A एंड B, उसी का कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है। आई थिंक ये मुझे आपको होमवर्क दे देना चाहिए क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको करें, अगर डाउट आएगा तो मेरे को बताना, ठीक है।
प्लीज़ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। इसमें हिंट मैं ये दे देता हूँ कि आगे इसमें डिवीजन वगैरह कुछ नहीं करनी, बस तुम्हें ये देखना है कि इसमें HCF निकलेगा या LCM निकलेगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड है तो आपके लिए छोड़ दिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर हॉल इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। हॉल है 18 मीटर लंबा है, 18.72 यानी 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लेंथ में, और उसकी जो विड्थ है दैट इज 12 मीटर 20 सेंटीमीटर। इट इज टू बी पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज। स्क्वायर टाइल्स हैं, सेम साइज की वहां पे लगी हुई हैं, जब लगानी है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स, तो कितनी टाइल्स वहां पर लगानी पड़ेंगी हमें। तो यहाँ नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है, और एरिया का कुछ हमें डेटा दे रखा है, लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है। सबसे पहले आप एक चीज़ का याद रखें कि जो नंबर्स हमें दे रखे होते हैं, अगर ये डायमेंशंस हैं या फिर यूनिट में कुछ लिखा हुआ है तो यूनिट शुड बी सेम। जैसे मीटर है, ये सेंटीमीटर है, जहाँ तो पूरा मीटर में बदल लो, तो जो थोड़ा सा डेसिमल में भी जा सकते हो, इट इज़ बेटर कि तुम इसको सेंटीमीटर में बदलो। 18 मीटर को 100 से इंटू किया, 1800 सेंटीमीटर होगा, 72 पहले से है, तो 1872 सेंटीमीटर इसका बन जाएगा, और इसका बन गया 132 सेंटीमीटर। दो नंबर आ गए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके घर में जहाँ आप हो, आपका जो रूम है, मानो वहाँ टाइल्स लगी हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ टाइल्स आप कैसे काउंट करोगे, कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5? नो नो नो, ऐसे नहीं काउंट करना ऐसे बिना इस तरह से काउंटिंग किए बताओ नंबर ऑफ टाइल्स आप कैसे ढूंढ पाओगे? तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाओगे यार, जितना आपके हॉल का एरिया है, जितना उस रेक्टेंगल का एरिया, आपके बेस का जितना एरिया है, उस एरिया को तुम डिवाइड कर दोगे जितना एक टाइल का एरिया है, दैट्स ऑल। तो नंबर ऑफ टाइल सामने आ जाएंगी। एरिया ऑफ द बेस डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, दैट्स ऑल, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन में करना है। तो यहां पर सबसे पहले तुम्हें देखना है कि एरिया कैसे निकलेगा। तो मेरे बच्चे, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये लेंथ और ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का एरिया तो निकल ही जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूंगा, एरिया आ गया उसका। लेकिन टाइल का एरिया नहीं पता ना, टाइल के एरिया से डिवाइड करना है, तो मैं टाइल का एरिया तो पता नहीं। तो मेरे बच्चे, तुम्हें यहां इन दोनों का क्या निकालना है HCF या LCM? ऑफ कोर्स तुम HCF निकालोगे। अगर तुम LCM निकालोगे, इन दोनों का जो डायमेंशंस है, लेंथ ब्रेड्थ, जो LCM निकालोगे वो इससे भी बड़ा नंबर आएगा, 1872 से बड़ा नंबर आएगा। तो इतनी बड़ी टाइल थोड़े रूम में लगाओगे जितना उसकी लेंथ है तो मेरे बच्चे यहां पर इन दोनों का HCF निकालना, यानी जो निकालना है वो इससे छोटा नंबर है, तो हमें HCF ही सोच रहे हैं। बस ये लॉजिक होता है यार। बोलो HCF कितना आएगा? कॉमन 2 है, कॉमन 3 है, और कुछ कॉमन है नहीं, छोटी पावर 3 है, इसकी छोटी पावर 1 है, 2 का पावर 3 8, 8 3 24। तो जो टाइल का एरिया है ये वो निकल गया 24। अब तुम यहाँ पे, अब तो नहीं, टाइल का ये साइज निकल गया, ये 2x2 की मतलब लेंथ और ब्रेड्थ आ गई, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ का हमने HCF निकाली है ना कॉमन, तो टाइल का साइज आ गया, ये साइज कि टाइल की जो लेंथ है वो भी 24 है और जो ब्रेड्थ है वो भी 24 है। अब तुम यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स ढूंढ पाओगे मिनिमम कितनी लगेंगी। तो मेरे बच्चे, ऊपर लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और नीचे लिखना है एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, दैट्स ऑल। बोलो रेक्टेंगल का एरिया, तो 1 2 7 2 वो भी लिख सकते हो, जो फैक्टर्स में वो भी लिख सकते हो, तो फैक्टर्स में लिखो, कटिंग में आसानी होगी। जैसे 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 एंड 13, और वन टाइल का सॉरी लेंथ आ गई, ब्रेड्थ कितनी, 2 का पावर 3, 3 5 और 11, इसको तुमने डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ टाइल्स। अब टाइल का लेंथ ब्रेड्थ ये है, तो आएगा 24 इंटू 24। भाई साहब डिवीजन आपने आगे कर लेनी है, जितना भी डिवाइड करके आएगा वो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, देयर आर 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ A, B एंड C रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ग्रुप्स बने हुए हैं, इतने इतने ग्रुप्स में बच्चे हैं। बसेस आर टू बी हायर्ड टू टेक देम फॉर ए फील्ड ट्रिप, जैसे आप ट्रिप में जाते हो, टोटल स्टूडेंट्स रहते हैं, कितनी बसेस लगेंगी, ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन है। हायर्ड फॉर द ट्रिप, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बसेस टू बी हायर्ड। वही बात होगी ना, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए थे पीछे पार्टिसिपेंट्स के, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बसेस चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम बसेस कैसे होंगी? जब मैक्सिमम स्टूडेंट एक बस में बैठेगा,
तो पहले पता करेंगे एक बस में हम मैक्सिमम कितने बच्चे बिठा सकते हैं। तो मेरे बच्चे, इफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी अकोमोडेट इन ईच बस। अब पहले मेरी बात सुनो, जो आपको डेटा दे रखा है ये स्टूडेंट्स का आपको डेटा दे रखा है। अगर मैं इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एलसीएम निकाल लेता हूं, ऑफ कोर्स वो यहाँ 260 से भी बड़ा आएगा, तो इसका मतलब उतने बच्चे एक बस में बैठेंगे? नो। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो ये नंबर दे रखे हैं, उससे हमें कोई छोटी चीज निकालनी है, तो तुम्हें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में कॉमन, 2 कॉमन, बस 2 कॉमन, 13 की कॉमन, 2 की छोटी पावर 2, तो भाई 4 हो गया 52। तो 52 स्टूडेंट्स आप एक बस में बिठाओगे। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन आई है। अब यहां छोड़ दोगे फिर तुम्हारे नंबर गए, क्योंकि आगे डिवाइड वाला पार्ट है। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ बसेस कितनी होंगी। अब बोलो कितनी बसेस होंगी, तो भाई जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 156, 208 और 260, इनको प्लस करो और डिवाइड करो 52 से। और अगर ग्रुप वाइज पूछा हो, ग्रुप वाइज कि नंबर ऑफ बसेस कितनी लगेगी, जैसे ग्रुप ए में कितनी बसेस लगेंगी, तो ग्रुप ए का जो नंबर है 156, इसको तुम 52 से डिवाइड कर दोगे। ग्रुप बी को कितनी बसेस चाहिए, तो आप 208 को 52 से डिवाइड कर दो। ग्रुप सी को कितनी बसेस चाहिए, तो आप 260 को 52 से डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ बसेस आ जाएंगे। अलग अलग निकाल के भी तुम प्लस कर सकते हो, सेम ही आएगा। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ये थे आज के आई थिंक 13-14 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। वर्ड प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियल नंबर में वर्ड प्रॉब्लम ही हो गई। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा इस चैप्टर पे, वो क्वेश्चंस है जिसमें एक क्वेश्चन √3 या √2 इरेशनल या उस टाइप का कुछ आ जाता है, डबल रूट वाला जाता है, उसमें कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट लेक्चर उस पर होगा, तो फिर हमारा रियल नंबर भी कंप्लीट एकदम। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।